नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की। 70 के दशक में हालांकि इंडस्ट्री में अधिकांश अभिनेता और निर्माता वही थे जो उससे पहले वाले दशक में थे। फिर भी 80 के दशक की फिल्मों में बहुत बदलाव आ गया था। राजेश खन्ना के लिए दशक बहुत व्यस्त होने के अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला था। उन्होंने अमरदीप के रूप में 70 के दशक में संतोषजनक ढंग से विदा किया था, लेकिन उनकी सफलताएं किसी के लिए चुनौती नहीं थी। एक ताज जीतने वाले का मुकाबला करने वाले अमिताभ बच्चन ने 1975 और 1979 के बीच काफी जमीन तय कर ली थी और वन मैन इंडस्ट्री बनने की राह पर थे। उसी दौरान कल्पना से बाहर राजेश खन्ना तकलीफ देने वाली हद तक सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन के बेहद करीब आ गए। लेकिन अब उनका बेहतरीन से बेहतरीन कोई भी फिल्म या कुछ भी मायने नहीं रखता था। राजेश खन्ना ने 80 के दशक की शुरुआत उनके लिए एक नामुमकिन सी लगने वाली फिल्म के साथ की। हॉरर, डर पैदा करने वाली। अक्सर उन फिल्मों में कभी भी हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों को नहीं लुभाया था और चंद ही अभिनेताओं का किला था। 50 और 60 के दशक वाली एक्शन फिल्मों की तरह 20 साल बाद 1962 वो कौन थी जो 1964 में आई, और गुमनाम जो 1965 में रिलीज हुई, इन सभी की कामयाबी भी बड़े सितारों को हॉरर फिल्में करने के लिए नहीं खींच पाई और राम से ब्रदर के मैदानों में आ जाने के बाद ये अलगाव पक्का हो गया। उस वर्ष की राजेश खन्ना की आने वाली पहली फिल्म एक हॉरर फिल्म थी। डैनी डेंजोपा द्वारा निर्देशित और कामचलाऊ से कुछ बेहतर आर डी बर्मन का संगीत लिए आज फिर वही रात जो 1980 में रिलीज हुई खास रामसे की हॉरर फिल्म लग सकती थी। लेकिन जब वो बनाई गई थी तब तक राजेश खन्ना एक बड़ा नाम थे। फिल्म इस किस्म की फिल्मों में आज साजो सामान से ऊपर उठ जाए, इसके लिए पहली बार निर्देशक बने डैनी ने फिल्म में काफी कुछ कर डाला। कुछ अच्छे गीत भी थे, जैसे लता मंगेशकर का नैना तरसे और जगदीप के साथ एक अच्छा खासा कॉमेडी गाना भी। सही कहे तो किसी सितारे की उपस्थिति से फिल्म बच जानी थी और डैनी के पास खन्ना के रूप में एक सितारा था। लेकिन अफसोस कि राजेश खन्ना की उपस्थिति फिर वही रात के लिए भारी रही। पहले दृश्य से ही सफारी सूट पर कमरबंद पहने राजेश खन्ना अलग से दिखाई देते हैं। करियर में पहली बार एक नई अभिनेत्री के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई और वह उसके बड़े भाई की भूमिका निभाने की उम्र के लग रहे थे। लेकिन फिर वही रात में जो चीज सबसे खटकी वह यह कि गीतों में भी राजेश खन्ना अपने आप में नहीं लगे और हैरानी नहीं कि कुछ ही वर्षों में फिल्म हमेशा के लिए बिसर गई। अपने से पहले दिलीप कुमार और बाद में अमिताभ बच्चन से विपरीत राजेश खन्ना शायद वो वाहिद अदाकार सितारे थे जो अपने किरदारों को बुनियादी तौर पर नहीं बदल पाते थे। उन्होंने अपनी बाहरी रूप को बदलने की कोशिश की, बंधन और दाग जैसी फिल्मों के साथ, लेकिन दुश्मन जैसे किरदार जिनमें उनका काया पलट ही हो गया अपवाद थे। फिर भी यह मानना गलत होगा कि उनके अंदर के फनकार को सितारों से चुनौती नहीं मिलती थी। उन्हें दिलीप कुमार या
अमिताभ बच्चन से ये बात अलग करती थी कि किसी भी किरदार को अलग ढंग से अदा करने के लिए शारीरिकता पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। जरूरत पड़ने पर उनका सूक्ष्म से फर्क कर देने के लिए ही जाने जाने वाले राजेश खन्ना हमेशा इन चीजों को अलग कर देते थे। नतीजा जादू कर देने वाला होता था और जैसे ही वे अपनी अगली फिल्म के साथ साबित करने वाले थे। इस्माइल श्रॉफ द्वारा लिखी गई और निर्देशित थोड़ी सी बेवफाई, जो सन 1980 में रिलीज हुई, इसे नए दशक में उनकी पहली बड़ी सफलता थी और उसमें पुराने राजेश खन्ना की झलक थी। थोड़ी सी बेवफाई का नायक कर्म या फिर वही रात के नायक जैसे लग सकता था, लेकिन उसे सिर्फ हल्के से संयम के साथ अदा करके राजेश खन्ना ने उसे उस नायक को उन किरदारों जैसे बना दिया जैसे वे अपने बाहर के दिनों में किया करते थे। राजेश खन्ना ने अपनी खास अदाओं पर काबू रखा, जिससे वो मुमकिन लगने लगा कि सितारा अदाकार पर हावी हुआ। थोड़ी सी बेवफाई की कहानी में राजेश खन्ना और शबाना आजमी की भूमिकाओं की लंबाई बराबर है, लेकिन पटकथा ऐसे तैयार की गई कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, पर्दे पर राजेश खन्ना की मौजूदगी कम होती गई। इसलिए इसे मुख्य भूमिका भी समझा जाता है और चरित्र भूमिका भी। यहां शायद एक इशारा छुपा था जो अगर राजेश खन्ना समझ लेते तो अच्छा होता। वक्त आ गया था कि अधपकी मुख्य भूमिकाओं की बजाय मजबूत चरित्र भूमिकाओं के बारे में सोचने का। फिल्मों ने राजेश खन्ना को टिकट खिड़की पर कामयाबी दिलाई और किशोर कुमार तथा गुलजार को गीत हजार राहें मुड़के देखी व के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। खयाम का संगीत थोड़ी सी बेवफाई की रूह है और चाहे आने वाले दशकों में फिल्म इतनी अच्छी नहीं मानी गई। उसके गीत जैसे आंखों में हमने आपके, जो कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर का था, आज बिछड़े, जो कि भूपेंद्र ने गाया था, और मौसम मौसम लवली मौसम, ये लोकप्रिय बने। अगर थोड़ी सी बेवफाई ने राजेश खन्ना के अंदर अभिनेता की ऐसे किरदारों को करने की ख्वाहिश दिखाई जो सितारे को परे रख सके, तो उनकी आने वाली फिल्म ने बिना शक ये साबित कर दिया। जहां तक फिल्मी सितारों का प्रश्न था, राजेश खन्ना की भूमिकाओं की विविधता सबसे रोचक थी। रेड रोज जो 1980 में आई के साथ वो अपने इस विविधता को कुछ और ऊपर ले गए, क्योंकि ये सोचना भी मुश्किल था और उस दौर में खन्ना के अलावा और कोई बड़ी अभिनेता एक मनोरोगी की भूमिका को मंजूर करता। उनके इस भूमिकाओं को करने के फैसले को दो तरह से देखा जाता था। एक तरफ हो सकता है कि राजेश खन्ना अपने दिलचस्प किरदारों को और भी दिलचस्प बनाना चाहते हों। वहीं दूसरी तरफ यह हो सकता है कि उन्होंने नाकामयाबी का डर ही खो दिया हो। करियर के जिस मुकाम पर वह पहुंच चुके थे, वहां उनके लिए किसी भी चुनौती को मंजूर करना आसान था, जबकि अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता किसी हालत पे रेड रोज जैसी फिल्मों के बारे में सोचते भी नहीं थे। सच तो यह है कि 70 के दशक के शुरुआत में राजेश खन्ना भी उससे परहेज करते। वहीं पी भारती राजा की तमिल फिल्म सिपगप्पू रोजा कल्ला, जो कि 1978 में रिलीज हुई, जिससे कमल हसन थे और जो बहुत सफल रही थी, का यह हिंदी रूपांतरण बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा। रेड रोज हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिल के तारों को कभी नहीं छुपाती, सिर्फ इसलिए कि वो अपने नायकों को पागल होते देखने के आदी नहीं थे। वही तारीफ की बात यह है कि
रेड रोज ने कभी इस वजह से अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी कि मुख्यधारा का एक अभिनेता दिमागी तौर पर बीमार आदि नहीं थे, आदमी की भूमिका कर रहा था। और भारती राजा ने खास हिंदी फिल्मों की तरह राजेश खन्ना के किरदार की हरकतों को पटकथा की जरूरत से ज्यादा सही साबित करने की कोशिश नहीं की और इस तरह उसे असाधारण बना दिया। दर्शकों की पहुंच महाभारत जैसे महाकाव्यों तक होने के बावजूद भी, जिसमें लगभग सभी पात्र ग्रे रंग लिए गए, हिंदी सिनेमा खासकर लोकप्रिय सिनेमा ने मुश्किल से ही नायक को कभी श्याम स्रोत से हटकर कुछ करने दिया। और इस अर्थ में रेड रोज में राजेश खन्ना की भूमिका एक विरला उदाहरण है, जिसमें हिंदी सिनेमा का नायक बिना किसी नैतिक सीमा के काम करता है। और चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, यह फिल्म निर्णय की एक दिलकश मिसाल है। वहीं भारती राजा के निर्देशन और संपादन के कारण रेड रोज एक जापानी पिंक फिल्म के भारतीय रूपांतरण जैसी लगती है। सिनेमाघरों में लगी एक सॉफ्ट कोर पोर्नोग्राफिक फिल्म पिंक फिल्मों की तमाम खासियतें, सीमित बजट, कुछ सेक्स दृश्य, सब रेड रोज में है। परंतु मानव मन की जटिलता को समझने की, सूझबूझ देने की उनकी विशेषता उसे इस विधा के करीब ले आती है। राजेश खन्ना ने अपनी तड़क भड़क इस भूमिका में जोड़ दी और अपने जाने पहचाने हाव भाव की उसमें जड़ दी है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि उन्होंने अति की। यह वो वक्त था जब खलनायक कुछ भी हो सकता था, लेकिन दवा हुआ नहीं। परंतु राजेश खन्ना ने अपने स्टार वाली अदाओं को इतना दबा दिया कि जिससे लगे जैसे वह शून्य से अटके हों। वहीं आर.डी. बर्मन का बांध लेने वाला संगीत फिल्म के सफरी आकर्षण को बढ़ा देता है। रेड रोज की तरफ एक नजरिया यह हो सकता है कि वो अपने वक्त में बहुत आगे थी और ये बात कि के बाद में उसको एक जापानी रूपांतरण भी बना, जैसे कुछ वेबसाइट में जिक्र है। फिल्म में पिंक फिल्म्स के नजदीकी होने का सबूत है। वहीं जब वर्ष खत्म होने से पहले राजेश खन्ना ने दो और फिल्में की, बंदिश और आंचल, जो व्यावसायिक पहलू से एक हिंदी फिल्मी सितारों की जाने वाली उम्मीदें जैसी ज्यादा थी। बंदिश में उनके साथ हेमा मालिनी थी और इन दोनों के साथ निर्माता डी रामा नायडू की यह दूसरी फिल्म थी। प्रेमनगर के बाद एक 38 वर्ष के आदमी का मेडिकल कॉलेज के छात्र की भूमिका अदा करना, यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है और राजेश खन्ना की मुश्किल कई गुना बढ़ गई। इस सच के कारण ही उन्होंने अपने बदन में रखरखाव पर कभी ध्यान नहीं दिया, न ही उनकी आम तंदुरुस्ती पर। फिल्मों में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी कॉलेज के छात्र थे और डैनी उनके क्रोधी सहपाठी। बंदिश की तरह ही आंचल भी बेहद नाटकीयता से भरी थी और वहीं फिल्म पूरी तरह गांव की पृष्ठभूमि में बनी गई। एक बार फिर राजेश खन्ना को गैर शहरी किरदार निभाने का मौका देते हुए दोनों फिल्में औसत कारोबार करने वाली थीं। आंचल कुछ बेहतर और राजेश खन्ना की ज्यादातर फिल्मों की तरह इनका संगीत फिल्मों से ज्यादा टिका। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल द बॉलीवुड रेडियो के साथ। सुनता है सारा इंडिया।